Hello all, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. In our today's lecture of Siddhi series, we are going to discuss our last aspect of Indian art and culture, that is Indian art forms. इससे पहले हम लोगों ने इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया था और वो दो एस्पेक्ट्स आपके थे. फर्स्ट एस्पेक्ट वाज आर्किटेक्चर एंड सेकंड वाज लिटरेचर. पहले एस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से यूपीएससी के द्वारा आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं. एक सैंपल क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था और साथ में एक टारगेट के रूप में आपको क्वेश्चन दिया गया था. सेम प्रोसेस हमने सेकंड लेक्चर में भी फॉलो की थी. आज का लेक्चर जो कि हमारा थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर बेस्ड है, दैट इज योर इंडियन आर्ट फॉर्म्स. तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन आर्ट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, हमने सिलेबस में किस किस को कवर करना है, किस स्पेसिफिक टॉपिक से आज तक यूपीएससी के द्वारा सवाल पूछा जा चुका है. एक सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे और अगेन एक सवाल में आपको, एक क्वेश्चन में आपको टारगेट के रूप में दूंगा. क्लियर. अब देखिए, ये जो तीन एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हमारी सिद्धि सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, ये तीनों एस्पेक्ट्स हमारे जनरल स्टडी पेपर 1 सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है. और अभी तक यूपीएससी के द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए हैं फ्रॉम योर इंडियन आर्ट एंड कल्चर पोर्शन, नो डाउट नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, 2 से 3 सवाल जो है वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं हर साल. क्लियर. लेकिन वो जो 3 सवाल आपके पूछे जाएंगे वो सिर्फ इन 3 एस्पेक्ट्स में से रहेंगे. 2013 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप एनालाइज करोगे तो आप ये पाओगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली इन्हीं 3 एस्पेक्ट्स के साथ रिलेटेड हैं और जो क्वेश्चन जो है वो थोड़े डायरेक्टली इन स्पेसिफिक एस्पेक्ट से नहीं पूछे गए हैं उनको भी हम लोग इनके साथ रिलेट कर सकते हैं. क्लियर. तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, पॉइंट है हमारा सिद्धि सीरीज लॉन्च करने का, कि आप लोगों को लिंक करके बताया जा सके कि कैसे हमारे सिलेबस से यूपीएससी के द्वारा सवाल पूछे गए हैं, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए और साथ में आपको टारगेट भी दिया जाए. अगेन वो टारगेट भी आपका यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा. तो सबसे पहला हमारा सवाल आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट. आर्ट का मतलब क्या है. आर्ट is an expression of all the characteristics of human mind. अब सवाल आता है, what is the meaning of characteristics. तो यहां पे आर्ट में जो characteristics हैं वो हैं varied human emotions. इंसान के अलग अलग तरह के इमोशंस जिनको इंसान जो है वो एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ आर्ट. अब वो एक्सप्रेशन जो है वो आपका पेंटिंग की फॉर्म में हो सकता है, वो एक्सप्रेशन जो है वो आपका, अब पेंटिंग भी तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी. एक आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स थी जहां पे डिफरेंट थीम थी, उस स्पेसिफिक पेंटिंग्स के डिफरेंट तरह के कलर्स यूज किए गए थे, डिफरेंट तरह का मटेरियल यूज किया गया था, डिफरेंट पर्पस के लिए जो थी वो आपकी पेंटिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड में डेवलप की गई थी. उसके बाद आपकी जो पेंटिंग्स रहेंगी वो आपका गुप्ता पीरियड में पेंटिंग जो है वो डेवलप होंगी, पोस्ट गुप्ता पीरियड में पेंटिंग्स डेवलप होंगी. उसके बाद आपकी पेंटिंग जो है वो आप लोगों को मुगल एम्पायर में बहुत डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेंगी क्योंकि उनके कल्चर की वो रिफ्लेक्शन होगी. तो मुगल एम्पायर की जो पेंटिंग्स हैं और जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं, अगर मैं उनको कंपेयर करूंगा तो वहां पर मेरे को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के लोग थे वो बहुत ही सिंप्लिसिड वे में अपने आप को एक्सप्रेस करते थे. उन्होंने बहुत ही नेचुरल कलर, नेचुरल थीम्स को यूज किया था अपनी पेंटिंग्स के रूप में अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी जब मैं मुगल पीरियड की पेंटिंग्स को देखूंगा या दिल्ली सल्तनत में पेंटिंग्स को देखूंगा तब मैं देखूंगा कि किस तरह से वहां पे जो पेंटिंग्स थी उनमें आपको बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे. जो एस्थेटिक सेंस थी पेंटिंग की वो ड्यूरिंग मुगल पीरियड कहीं ना कहीं गुम हो गई थी, कहीं ना कहीं खो गई थी. तो मुगल पीरियड के लोगों के जो इमोशंस थे वो हमें वहां उनकी पेंटिंग के रूप में देखने को मिलते हैं, जिससे हम स्टडी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पे कल्चर कैसा था, वहां की सोसाइटी कैसी थी, वहां के किंग्स कैसे थे, उनके किस तरह के शौक थे, किस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते थे. तो आर्ट आपका डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं ह्यूमन इमोशंस के, जो टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. क्लियर. तो एक हमें जो ह्यूमन एक्सप्रेशन है वो किसके रूप में देखने को मिलता है, पेंटिंग के रूप में देखने को मिलता है. और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनको हम लोग नाम देते हैं रस. और हर एक के जीवन में 9 रस तो होते हैं, नवरस. तो 9 अलग अलग तरह के रस हैं. जैसे तुम्हारा जो है वो एक रस है तुम्हारे हास्य भयानक, रुद्र, करुणा,
श्रृंगार, इस तरह से आपके टोटल 9 रसाज आते हैं। तो आप जब भी किसी भी आर्ट फॉर्म की बात करो, चाहे आप पेंटिंग की बात करो, डांसेस की बात करो, म्यूजिक की बात करो, तो उन हर एक चीज के अंदर आपको अलग अलग तरह के रस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आर्ट बेसिकली ह्यूमन एक्सप्रेशंस, जिनको हम लोग रस भी कह सकते हैं, उनका एक तरह से आपका जो है वो रिफ्लेक्शन है। क्लियर? तो एक तो हमारा क्या आ गया, दैट इज योर इंडियन आर्ट फॉर्म्स में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दैट इज योर पेंटिंग। तो पेंटिंग के ऊपर इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। नॉर्मली आपसे डायरेक्टली फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग या मुगल पेंटिंग शायद नहीं पूछे, कंपैरेटिव स्टडी आप लोगों से पूछी जा सकती है। या आप लोगों से मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कैसे जो मॉडर्न पेंटिंग्स थी उन्होंने जो एस्थेटिक सेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स उसको फिर से रिवाइव किया, जो कहीं ना कहीं मुगल टाइम पीरियड में जो आपकी खो चुकी थी, लॉस्ट हो चुकी थी। क्लियर? तो हमेशा आपका जो पेंटिंग्स में से सवाल आने की संभावना है, एक बार सवाल पूछा जा चुका है, वो कंपैरेटिव सेंस में क्वेश्चन है कि अलग अलग फेजेस में जो आपकी पेंटिंग्स थी उनके बीच में कंपैरिजन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो पेंटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अलग अलग पीरियड के दौरान डेवलप हुई पेंटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, इवन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, मुगल्स या मॉडर्न पेंटिंग्स की हम बात करें तो। क्लियर? तो पहला चीज आई थिंक समझ आया आपको। सेकंड एस्पेक्ट की अगर हम बात करेंगे, पेंटिंग के बाद जो दूसरा एक्सप्रेशन आ जाता है वो आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। अगेन म्यूजिक में भी जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो डिफरेंट रस में आप लोगों को रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते हैं। म्यूजिक की अगर हम बात करें तो म्यूजिक को आप लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक आपका है हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा आपका है कार्नेटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक की अगर मैं बात करूं, ये वो वाला म्यूजिक है जो आपका मेनली नदन साइड पे पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, जिसके ऊपर आप लोगों को जो है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलती है। दूसरा आपका म्यूजिक है जो कि आपको मोरल सदर्न साइड पे भी देखने को मिलता है, दैट इज योर कार्नेटिक म्यूजिक, जो कि आपका इंडिजीनियसली डेवलप्ड म्यूजिक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको डिफरेंट इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप मिलेगा। यही कारण है कि आपको अलग अलग घराना जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक में देखने को मिलते हैं। ये चीज आपकी कार्नेटिक म्यूजिक में कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो यहाँ पे अगेन कंपैरेटिव सेंस जो है वो आपको कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक, चाहे वो आपके हिंदुस्तानी है, कार्नेटिक है या बाकी आपके फोक म्यूजिक है, क्लियर, या इवन आपका जो मॉडर्न म्यूजिक है जो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर उसका इंपैक्ट या ग्लोबलाइजेशन के कारण जो इंपैक्ट तुम्हारा प्रेजेंट म्यूजिक सिस्टम के ऊपर पड़ा है, जो तुम्हारी म्यूजिक आर्ट फॉर्म है उसके ऊपर पड़ा है, उसके बारे में भी आप लोगों को असेस करने को पूछा जा सकता है। क्लियर? तीसरा आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, तीसरा आपकी आर्ट फॉर्म आ जाएगी जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डांसिंग या डांस। डांस भी अगेन आपके डिफरेंट तरह के, चाहे आपके क्लासिकल डांसेस हैं, आपके फोक डांसेस हैं या आपके मॉडर्न डांसेस हैं या ऐसे डांसेस हैं जो अगेन हम लोगों ने बाहर से बोरो किया है, या बोरो तो नहीं बोल सकता, जिनकी रिफ्लेक्शन हमें हमारे कल्चर पे प्रेजेंटली देखने को मिलती है। तो अगेन कंपैरेटिव सेंस में जो है वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक बार आपका जो डांस है इसके ऊपर सवाल पूछा है कि जो तांडव डांस है, जो आपका तांडव डांस है, तांडव डांस के ऊपर जो सवाल था वो था डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन दी अर्लियर या अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस। बेसिकली जो हमें तांडव डांस है जो शिवा के साथ हम लोग कहीं ना कहीं रिलेटेड करते हैं, जो सबसे पहले हमें जो है वो चोला पीरियड में देखने को मिला, क्लियर, तो उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोगों से यूपीएससी के द्वारा पूछी जा चुकी है। तो वहां पे हम लोग जो है वो उसको डिस्क्राइब करना था, जो अलग अलग हाथों की मुद्रा थी, पाँव की मुद्रा थी, उसको आप लोग जो थे वो जब एक्सप्लेन करोगे तो कहीं ना कहीं ये स्पेसिफिक आपका जो एस्पेक्ट है तांडव डांस का वो आपका पूरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो स्कल्पचर के साथ भी लिंक कर सकते हैं और डांस फॉर्म के साथ भी उसको लिंक किया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद स्कल्पचर से है, फोर्थ आपकी आर्ट फॉर्म आ जाएगी स्कल्पचर। स्कल्पचर जो है वो हमें अलग अलग टाइम से देखने को मिलते हैं। अगेन चाहे मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्कल्पचर्स की बात करूं, स्कल्पचर से हमें वहां की सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पता चला है। चाहे मैं स्कल्पचर्स की बात करूं, स्पेशली जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे स्कल्पचर्स आपके बिल्ड हुए हैं, जिसमें आपका गांधारा स्कूल है, मथुरा स्कूल है, अमरावती स्कूल है, उनकी डेवलपमेंट हुई है। चाहे मैं गुप्ता पीरियड के दौरान डेवलप हुए स्कल्पचर्स की बात करूं, चाहे मैं इवन मिडाइवल टाइम पे डेवलप हुए स्कल्पचर्स की बात करूं, ये सारे के सारे जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और सबसे ज़्यादा जिस आर्ट फॉर्म के ऊपर आज तक सवाल पूछे गए हैं वो आर्ट फॉर्म आपकी है, दैट इज योर स्कल्पचर्स। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसके अलावा आपकी बाकी आर्ट फॉर्म्स रह जाएंगी, डिफरेंट आपकी आर्ट फॉर्म्स रह जाएंगी, जैसे आपकी पपेट्री है, क्लियर, आपका सिनेमा है, क्लियर, आपका थिएटर है, आपकी पॉटरी है,
अगेन पॉटरी जो है वो सबसे पुरानी आर्ट फॉर्म्स में से एक मानी जाती है पेंटिंग्स के साथ। क्लियर, पेंटिंग्स और पॉटरी जो है वो मोरलेस आपकी सबकी सबसे पुरानी आर्ट फॉर्म है। तो पॉटरी अगेन जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसके बाद जो पॉटरी की डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। किस तरह के मटेरियल को हम लोग यूज़ करते थे, क्या सिग्निफिकेंस थी पॉटरी की, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। आज तक जो मैक्सिमम सवाल हम लोगों को देखने को मिले हैं या जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो या पेंटिंग्स के ऊपर देखने को मिले हैं या डांस के ऊपर देखने को मिले हैं या सबसे ज़्यादा सवाल स्कल्पचर के ऊपर देखने को मिले हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। क्लियर? तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि इंडियन आर्ट फॉर्म्स का मतलब क्या है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। जब आप पेपर में जाओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करने की। क्लियर? तो चलिए आज का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारे फेज में। देखिए एक सवाल है, अगेन इजी सवाल आते हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर का एक खासियत है, अगर आपको आता है तो बहुत इजी क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। बहुत मुश्किल सवाल अभी तक इंडियन आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से नहीं देखने को मिला है। अगर आप प्रॉपरली जो है वो हमारा जो सिलेबस है उसको असेस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, तो आपके लिए जो आपका रास्ता है, आपकी जो राह है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो है, ये 2019 लास्ट ईयर में ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह का क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया, 2014 में भी। क्वेश्चन है हाईलाइट दी सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गांधारा आर्ट। बहुत आसान सवाल था, हाईलाइट करनी थी आपने, आपको सिर्फ लोकेट करना था जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो स्पेशल एलिमेंट्स थे, जो कहीं ना कहीं गांधारा आर्ट जो कहाँ से उसने पिक किया था, जो सेंट्रल एशियन और जो आपका ग्रेको बैक्टीरियन एरा थे, एम्पायर थे, एरियाज थे, उनकी इन्फ्लुएंस कैसे आप लोगों को जो है वो गांधारा आर्ट के ऊपर देखने को मिलती है, या कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे थे जो सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्टीरियन एरियाज में भी थे और बाद में वो हमें गांधारा आर्ट के अंदर भी देखने को मिले। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे दो सिंपल से कीवर्ड्स है। सबसे पहला तो हमारा है दैट इज योर गांधारा आर्ट, जिसके सेंट्री के क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। दूसरा हमारा है हम लोगों ने जो सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्टीरियन एलिमेंट्स हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लियर? तो अगर हमें एलिमेंट्स के बारे में पता है, डायरेक्टली हम लोग जो हमारा गांधारा आर्ट है उसके साथ उसको रिलेट करके अपने क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। आसान सवाल था, सीधा सवाल था। इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो 2014 में भी पूछा गया था। गांधारा स्कल्पचर ओड एज मच एज टू द रोमन्स एज टू द ग्रीक्स, एक्सप्लेन। तो वहां पे जो ग्रीक और रोमन की इन्फ्लुएंस थी ऑन गांधारा आर्ट उसके बारे में पूछा गया था, लेकिन वहां पे डायरेक्टिव तुम्हारा था एक्सप्लेन। उस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। क्लियर? यहां पे सिर्फ आपने हाईलाइट करने हैं कौन कौन से एलिमेंट जो हैं जो आपके सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्टीरियन के थे, जो हमें गांधारा आर्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब सवाल आएगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से रहेगा, आंसर किस तरह से करोगे आप। पहला आपका आ जाएगा अगेन इंट्रोडक्शन, सेकेंड आपका आ जाएगा बॉडी, और थर्ड आपका आ जाएगा कंक्लूजन। अगेन वही सिंपल मेथड जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में यूज करते हो। अब आप इसकी इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो? इंट्रोडक्शन गांधारा के सेंट्रिक हो सकती है। पहला, गांधारा रीजन के बारे में आप बता सकते हो कि जो गांधारा रीजन है वो कहां पे लोकेटेड है और क्यों हम लोगों को हिस्ट्री में गांधारा आर्ट या गांधारा रीजन जो है वो बार बार देखने को मिलता है। ऐसा क्या कारण था जिसके कारण गांधारा रीजन जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्लियर? डन? गांधारा एक ऐसा लोकेशन था जहां पे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स या डिफरेंट तरह के कल्चर जो थे उनका समागम हुआ करता था, उनकी कॉन्फ्लुएंस हुआ करती थी। क्लियर? इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो जो गांधारा है वो तुम्हारा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है वहां पे तुम्हें गांधारा बेल्ट जो वो देखने को मिलेगी, स्पेशली तुम्हारा अफगानिस्तान वाला एरिया। क्लियर? गांधारा को अगर मैं और हिस्ट्री में ट्रैक करूं, जो हमारे 16 महाजनपदास थे उन 16 महाजनपदास में से भी एक आपका महाजनपद गांधारा हुआ करता था। क्लियर? तो गांधारा हमारी हिस्टोरिकली, गांधारा जो प्लेस है, गांधारा जो जगह है, गांधारा जो एरिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो पहला एस्पेक्ट तो ये आ सकता है कि तुम गांधारा रीजन के बारे में बता दो कि कैसे एक ऐसा एरिया जहां पे मल्टीपल कल्चर जो है वो वैसे भी इंटीग्रेट हुए हैं हिस्टोरिकली। दूसरा, आप लोग इंट्रोडक्शन दे सकते हो गांधारा आर्ट के बारे में भी।
जिसको आप लोगों ने आगे एक्सप्लेन करना है कि गांधारा आर्ट है क्या, कहां पे डेवलप हुई, किस टाइम पीरियड में डेवलप हुई, कौन से इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गांधारा आर्ट, गांधारा आर्ट की क्या थीम थी। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन भी आपकी गांधारा आर्ट की रह सकती है। दोनों में से आपका मर्जी है आप किस तरह से जो वो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। क्लियर। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, दैट इज योर बॉडी। बॉडी में आपने डायरेक्टली क्वेश्चन के जो एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एड्रेस करना है। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, ये जो सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्ट्रियन है ये है क्या, क्योंकि यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दी ग्रेको बैक्ट्रियन। अगर मैं ग्रेको बैक्ट्रियन की बात करूंगा तो ग्रेको बैक्ट्रियन जो है वो आपका, अब ऐसा रखो कि ग्रेको बैक्ट्रियन आपका एक एम्पायर हुआ करता था। जैसे लेट अस सपोज ये आपका हिंदुस्तान है, तो ग्रेको बैक्ट्रियन आपका एक एम्पायर हुआ करता था जिसमें आपके ईरान वाला एरिया, क्लियर, जिसमें आपका अफगानिस्तान वाला एरिया, क्लियर, जिसमें आपका उज्बेकिस्तान वाला एरिया, तजिकिस्तान वाला एरिया, ये सारे के सारे एरिया जो थे वो आपके ग्रेको बैक्ट्रियन एम्पायर में आया करते थे। इसका जो ड्यूरेशन था ग्रेको बैक्ट्रियन एम्पायर का, ये अप्रॉक्सीमेटली 256 बीसी से लेके 125 बीसी के बीच में था। क्लियर। यही ग्रेको बैक्ट्रियन जब टूटेगा इसके बाद एक नया किंगडम एस्टेब्लिश होगा जो कि इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ जो गांधारा वाला एरिया है, पाकिस्तान वाला एरिया है, उसको अपने कंट्रोल में लेगा, जिस किंगडम का नाम होगा आपका इंडो बैक्ट्रियन। जिस किंगडम का नाम क्या होगा आपका इंडो बैक्ट्रियन। तो पहले ग्रेको बैक्ट्रियन था जो कि मोर और लेस आपका सेंट्रल एशियन रीजन में जो है आपका कॉन्सेंट्रेटेड था, सिचुएटेड था। ग्रेको बैक्ट्रियन में आपकी दो इंपॉर्टेंट एरियाज आया करते थे। एक आपका एरिया आता था, जैसे एक एरिया लिखा ना जैसे ग्रेको एंड बैक्ट्रियन। ग्रेको बेसिकली जो शब्द आया है ये आया है आपका ग्रीक से, और जो बैक्ट्रियन एरिया है, बैक्ट्रियन एरिया आपका ये वाला एरिया जो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान के आसपास वाला एरिया, दिस इज योर बैक्ट्रियन एरिया। मेनली अफगानिस्तान वाला एरिया आज के टाइम के अगर के ऊपर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ ज्यादा हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो मोर और लेस जो ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम था यहां पे, इसलिए देखो ग्रीक्स इसलिए कहा गया क्योंकि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यहां पे अटैक किया था स्पेसिफिक एरिया में, तो उसने अपने किंगडम को, जब उसकी डेथ होगी, जब वो वापस जा रहा था, तो उसका किंगडम जो था वो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर्स में डिवाइडेड था, और वो सारे के सारे ग्रीक गवर्नर हुआ करते थे। क्लियर। तो वो जो ग्रीक गवर्नर थे जो नॉर्मली अपना उनका जो रूट्स थे वो ग्रीक किंगडम के साथ थे, ग्रीक एरियाज के साथ थे, अब वो आपका अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया वाले रीजन में रह रहे थे और उन्होंने एक अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया होता, दैट इज योर या दैट वाज योर ग्रेको बैक्ट्रियन। ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम खत्म होता है, इसके बाद आपके इंडो बैक्ट्रियन आते हैं। उनको इंडो बैक्ट्रियन इसलिए कहते हैं क्योंकि अब उनकी एक्सटेंशन हो रही है किसकी तरफ, हिंदुस्तान की तरफ। और यही इंडो बैक्ट्रियन जो है वो कहीं ना कहीं गांधारा में गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत करते हैं। लेकिन कभी भी इनको हम लोग श्रेय क्रेडिट नहीं देते हैं, क्योंकि जो आज का या इस स्पेसिफिक टाइम पे जिस कल्चर आर्ट फॉर्म को हम गांधारा आर्ट फॉर्म कहते हैं, वो इंडो ग्रीक्स के बाद एक नया किंगडम आएगा आपका, उस किंगडम का नाम होगा कुशनास या कुशन्स। और कुशन्स का एक इंपॉर्टेंट राजा होगा जिसका नाम होगा कनिष्क। ये बेसिकली गांधारा आर्ट को डेवलप करेगा। तो गांधारा आर्ट की एक खासियत है, गांधारा आर्ट में इंडिजीनियस एलिमेंट्स के साथ साथ आप लोगों को बाहर के एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स हैं, चाहे वो रोमन एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ग्रीक एलिमेंट्स हैं। तो ये भी आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन जो गांधारा आर्ट की थी उसके में आप लोग उसको भी मेंशन कर सकते थे। क्लियर। तो समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही। सेंट्रल एशियन रीजन मोर और लेस आपका जो मंगोलिया वाला एरिया है, चाइना वाला एरिया, वहां से शुरू होता है और कैस्पियन सी तक जाता है। क्लियर। जिसमें जो भी यूएसएसआर से अलग हुई कंट्रीज थी, तजिकिस्तान था, किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान थे, सारे के सारे जो है वो एरिया जो है वो हम लोग सेंट्रल एशिया में कंसिडर करते हैं। लेकिन ज्यादा जो इम्पैक्ट था सेंट्रल एशियन रीजन का ऑन गांधारा आर्ट, वो कौन से एरिया से था, जो तुम्हारे ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम के अंदर एरियाज हुआ करते थे। आई होप यहां पे आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई करना है, हम लोगों ने क्या निकालना है। और क्योंकि ये जो ग्रेको बैक्ट्रियन वाला एरिया था सेंट्रल एशिया में मोर और लेस सिचुएटेड था, इसके ऊपर आपको ग्रीक्स इन्फ्लुएंस इसलिए देखने को मिल रही है। कारण क्या है, क्योंकि यहां पे ग्रीक्स गवर्नर या ग्रीक रूलर जो वो रह रहे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्लियर। तो ग्रीक कल्चर को यहां पे अब इंपॉर्टेंस मिल चुकी है, क्योंकि इनके राजा जो हैं वो उस स्पेसिफिक कल्चर के हैं, तो वो कल्चर यहां पे हम लोगों को इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा।
तो अब आंसर के अंदर जो है वो हम लोगों ने उन्हीं एलिमेंट्स को मेंशन करना है जो कहीं ना कहीं तुम्हारे ग्रेको बैक्ट्रियन के थे। तो वो इस स्पेसिफिक एरिया में प्रैक्टिस किए जाते थे, सेंट्रल एशिया वाले एरिया में, लेकिन मोर और लेस उनका जो इंपैक्ट था वो कहां से था, ग्रीक्स इंपैक्ट जो था वो हम लोगों को देखने को मिलता था। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो जो तुम्हारा बॉडी है उसमें हम कौन कौन से एलिमेंट्स को लिखेंगे, सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्ट्रियन। क्लियर। अब देखो सबसे पहला एलिमेंट जो हमें देखने को मिलेगा गांधारा आर्ट के अंदर, जो ग्रेको बैक्ट्रियन एलिमेंट है या ग्रीक एलिमेंट है, वो एलिमेंट आपका है जहां पे एंथ्रोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स। पहली बार हिंदुस्तान में भगवान को ह्यूमनाइज्ड फॉर्म की दी जाएगी, भगवान को जो है वो इंसान के रूप में उसकी मूर्ति बनाई जाएगी, और वो जो एंथ्रोमॉर्फिक इमेज थी वो दी गई सबसे पहले बुद्धा को। क्लियर। अब एंथ्रोमॉर्फिक इमेज देने का जो करेक्टर था वो था तुम्हारा ग्रीक में, ग्रीक गॉड्स जैसे फॉर एग्जांपल अपोलो था। क्लियर। उसको जो था वो हम लोगों को या उन लोगों को आदत थी, ग्रीक गॉड्स जो थे उनको ये लोग आइडल फॉर्म में या ह्यूमन फॉर्म में उन्होंने उनको परिवर्तित करना शुरू कर दिया था, उनके स्कल्पचर बनाने शुरू कर दिए थे। तो जब यहां पे कुशनाज आएंगे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं ग्रीक्स इन्फ्लुएंस होगा, तो यहां पे ये यहां के जो गॉड होंगे, जैसे कि बुद्धिज्म उस स्पेसिफिक टाइम पे ज्यादा प्रेवलेंट था, तो यहां पे जो बुद्धा हैं उनके स्कल्पचर, उनकी मूर्तियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले जिस गॉड को ह्यूमन फॉर्म में हम लोगों ने जो है वो स्कल्पचर का रूप दिया था वो थे बुद्धा। और वो कहां से शुरू हुआ था, तुम्हारा गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से। फिर यही गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो तुम्हारे इंडिया के बीच में पहुंचेगी, मथुरा वाले स्कूल में, मथुरा वाले एरिया में, वहां पे डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट, डिफरेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप होगा। दैट वाज योर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। उसी तरह टाइम पे जो है वो आपका नीचे वाले एरिया में, जो आपका आंध्रा के आसपास वाले एरियाज है, वहां पे आपका अमरावती स्कूल जो है वो डेवलप हो रहा होगा। क्लियर। तो जो स्कल्पचर्स आर्ट है इसका कहीं ना कहीं, क्योंकि मथुरा पे तो इंडिजीनियस है, जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं के कल्चर की रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, पर गांधारा के ऊपर क्योंकि बाहर के एलिमेंट्स की रिफ्लेक्शन हम लोगों को देखने को मिलती है, यही कारण है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अलग अलग टाइम से अलग अलग तरीके से इस स्पेसिफिक सवाल को पूछा गया है 2 बार, जो कि मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्लियर। तो जो एंथ्रोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन है, जो ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है गॉड्स को, वो आपका ग्रीक गॉड्स की तरह यहां पे बुद्धा को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था ड्यूरिंग गांधारा आर्ट ऑफ स्कल्पचर। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज, जो हेलो था, जो पीछे सर के पीछे जो गोल चक्कर आता है, जो हेलो इफेक्ट था बिहाइंड दी हेड ऑफ बुद्धा, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों को रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है फ्रॉम कौन सा एलिमेंट है तुम्हारा, दैट इज योर ग्रेको बैक्ट्रियन एलिमेंट। क्लियर। यहां तक कहानी समझ आ रही है। तीसरा आ गया हमारा जो ड्रेपरी, जो आप लोग जो है वो बुद्धा के कंधे पे जो है वो आप कपड़ा देखोगे, वो भी रिफ्लेक्शन जो है वो कहां से है, जो तुम्हारे ग्रीक या रोमन गॉड्स थे उनके कंधों पे जो है वो ड्रेपरी पड़ा होती थी, वही रिफ्लेक्शन हमें यहां पे देखने को मिलेगी। जो बुद्धा को मस्टैच देखने को मिलेगी वो भी इन्हीं की रिफ्लेक्शन होगी। जो बुद्धा की हाफ क्लोज्ड आईज होंगी वो भी इन्हीं स्पेसिफिकल एरिया जो हैं उनकी रिफ्लेक्शन होगी। जो हम लोग स्तूपास के चारों तरफ बाद में चक्कर काटेंगे, जिसको हम लोग जो है वो सर्कम एम्बुलेशन कहते हैं, तो सर्कम एम्बुलेशन जो है वो बेसिकली डायरेक्टली जो है वो आपका ईरान से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया से हम लोग डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, वो भी आपका इन्हीं दोनों एरियाज में से आपका सेंट्रल एशिया की डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगी। मूर्तियों के आसपास जो है वो हमें स्क्रॉल्स देखने को मिलेंगे। ये जो स्क्रॉल एलिमेंट्स हैं ये भी कहां से आया, तुम्हारा सेंट्रल एशिया वाले एरिया से आया। इवन के स्क्रॉल जो है वो हमें ग्रीक्स और रोमन्स में भी देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं, या हमारे गांधारा आर्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स बेसिकली या तो बैक्ट्रियन एरियाज के हैं, ग्रेको बैक्ट्रियन जहां पे किंगडम में ग्रेको बैक्ट्रियन जहां पे एरिया होता था, जिसके ऊपर अल्टीमेट इन्फ्लुएंस ग्रीक एरियाज की थी, या हमारा सेंट्रल एशिया वाला एरिया था। क्लियर। अब सेंट्रल एशिया ये मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि ग्रेको बैक्ट्रियन एरिया जो था, ये ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम जो था वो भी मोर और लेस आपका कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, जो हमारा सेंट्रल एशिया वाला रीजन था। क्लियर। तो इस सवाल को आप लोगों ने आसान भाषा में इस तरह से एड्रेस करना था। तो देखो यार, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की खासियत है, आपको डायरेक्टली चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। क्लियर। और अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपने बेसिक एनसीईआरटीज नहीं रीड की है, स्पेशली 11th क्लास एनसीईआरटी, तो आपको कल्चर एंड जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन उनको करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर। और कंक्लूजन में तुम लोग कहीं ना कहीं रेलेवेंस लिख सकते हो आर्ट की, तुम कहीं ना कहीं रेलेवेंस लिख सकते हो स्कल्पचर फॉर्म की, तुम रेलेवेंस लिख सकते हो इस स्पेसिफिक गांधारा आर्ट की, जो बाद में हमारे यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्कल्पचर आर्ट्स जो हैं वो डेवलप हुई।
क्लियर, डन। तो इस सवाल को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट जो है हम लोगों ने कहाँ से बोरो किए हैं। आप लोग इसको वैसे भी डिवाइड कर सकते हो, ग्रेको बैक्ट्रियन अलग कर दो, बैक्ट्रियन अलग कर दो, सेंट्रल एशियन अलग कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप इनको कंबाइन करके भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा ग्रेको बैक्ट्रियन एरिया जो है वो मोर और लेस आपका जो है वो कोइंसाइड करता है सेंट्रल एशिया के काफ़ी रीजन्स के साथ। क्लियर, डन। तो ये आपका सवाल था जिसको आपने इस तरह से एड्रेस करना था। हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक आपका क्वेश्चन जो है वो आपका अगेन जो सेम सवाल है, गंधारा स्कल्पचर ओड एज मच एज टू द रोमन्स एज टू द ग्रीक्स, एक्सप्लेन। सेम क्वेश्चन है, बस अब आपने ग्रीक्स और रोमन्स का जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर, डन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये आपको क्वेश्चन नीचे स्लाइड में भी देखने को मिल जाएगा, और ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट हमारी जो सिद्धि सीरीज़ है उसमें एक और डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ फिर से आपसे मिलूंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।